यूट्राइन म्यूकोजा, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। corresponding changes in the ovary, साथ साथ ओवरी में कौन कौन से चेंजेस आ रही हैं आपको पता ही है कि ओव्यूलेशन जब हुई थी फॉलिकल बना था, प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी था, ग्रोइंग था, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल बना और फिर रप्चर हुआ तो ओव्यूलेशन हुई। ठीक है, ये सारी चेंजेस ओवरी में आ रही थी और साथ ही जो कार्पस लुटियम था जो लेफ्ट ओवर उसका फॉलिकल रह जाता है जब ओव्यूलेशन हो जाती है, तो वो क्या-क्या सब्सटेंसेस या हार्मोन सीक्रेट करता है और उन हार्मोन्स के अंडर इन्फ्लुएंस यूट्राइन म्यूकोजा में क्या-क्या चेंजेस आती हैं। ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये प्रोलिफरेटिव फेज, जब प्रोलिफरेशन हो रही होती है सारे एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं और फिर सेक्रेटरी फेज है और फिर मेंस्ट्रुअल फेज है। और अगर मेंस्ट्रुअल फेज ना हो और अगर ये प्रेगनेंसी हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, तो उसमें देखें वो क्या है फर्दर वो जो है फर्दर वो ग्रो करता रहेगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो उसके साथ-साथ एंडोमेट्रियम इनर लेयर जो एपिथेलियल होती है और मायोमेट्रियम जो बाहर वाले मसल्स होते हैं, वो सारे ही ग्रो करते हैं। ठीक है? इसीलिए तो साइज़ इतना बड़ा प्रेगनेंसी में हो जाता है क्योंकि जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। ये नॉर्मल यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी जो यूट्रस में हो रही है दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ नॉर्मल। ये आप डायग्राम्स कर लेना। ये वैसे जो रिटन अगर आपका टेस्ट होता, जो पहले शेड्यूल में था कि सैटरडे को होगा, तो उसके लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ऑब्वियसली आपके प्रॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अब तो आपके एमसीक्यूज़ का टेस्ट ही होगा सॉरी एमसीक्यूज़ नहीं ओरल होगा, अब तो वाइवा होगा इसका। 3:2 की रेशियो है, 50 मार्क्स होंगे, 3 क्वेश्चंस या 30 मार्क्स जो हैं उसमें हिस्ट्रो के होंगे और 20 मार्क्स जो हैं उसमें एम्ब्रियोलॉजी के होंगे। ये आपका जो वाइवा मंडे और ट्यूसडे को होना है, ये उसकी मैं आपको अरेंजमेंट बता रही हूँ। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके बताए कि लास्ट टाइम हमने रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, आउटकम्स क्या थी फर्टिलाइजेशन की। 2 वीक्स गुजर गए हैं, थोड़ा बहुत तो कोई आइडिया होगा। ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके आउटकम क्या हैं या रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हैं? 3 पॉइंट्स कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके बताए। कौन कर रहा है? यस मैम। ये आईटी वाले पूछ रहे हैं बेटे, आईटी वाले कर रहे होंगे ना, कोई सेटिंग कर रहे होंगे। आईटी वाले कर रहे हैं, अभी उन्होंने सेटिंग्स वगैरह करनी है। सेटिंग्स में कुछ किया होगा, वो मैं जो हूँ एज अ गेस्ट उसमें शामिल हुई हूँ तो मैं भी म्यूट हो गई हूँ। अच्छा चलो, यहाँ से मैं आपको ये बता रही थी, यहाँ इसके बाद से आवाज खत्म हुई थी। मैम यस मैम, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन से। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि कोई बच्चा मुझे बताए कि रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। उसके बाद मैंने इतना लंबा चौड़ा बोल दिया 10 मिनट का। अच्छा, अब कोई बच्चा बताए क्या थे आउटकम्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैम मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी और प्रो न्यूक्लियस मेल और फीमेल आपस में जो है ना वो फ्यूज करेंगे। बेटा फर्टिलाइजेशन मैंने कर दी है, अब उसके आउटकम बताओ कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मैम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन होंगे जो है उसकी कम हो जाएगी। और हाँ शाबाश, एक बच्चा बोला है, किसी बच्चे ने बोला है कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेस्टोर हो गए। शाबाश। नेक्स्ट मैम एफएसएच की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ये आप हार्मोन्स का हम नहीं कर रहे, हम जो जाइगोट है ना उसकी आगे से उससे रिलेटेड मुझे चेंजेस बताओ, आउटकम क्या होंगे। फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बना है, एक बच्चे ने कहा मैम उसकी डिटर्मिनेशन होगी।
हाँ बिल्कुल, सेक्स डिटर्मिनेशन Yeah. क्योंकि ये भी उस वक्त डिटरमिन हो जाएगा क्योंकि आइदर एक्स कैरिंग और द वाई कैरिंग क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म वो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो उसी वक्त ही सेक्स डिटरमिन हो गया कि ठीक है। एक पहला पॉइंट ये आउटकम में कि रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेकंड पॉइंट ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और थर्ड उसकी ये है इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज जो है दिस, अब पहली दो चीजें तो आपको पता है, अच्छी तरह से आपको पता है कि क्या है। तीसरी चीज आपके लिए नहीं है कि व्हाट इज क्लीवेज। किसी को पता है क्लीवेज क्या होता है? मैम माइटोसिस का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। माइटोसिस होती है लेकिन सेपरेट सेल्स की। माइटोसिस की तरह ही होगा, लेकिन अनलाइक माइटोसिस, माइटोसिस में तो आप जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, वो पेरेंट सेल जो होता है साइज उनका सेम होता है, लेकिन जो क्लीवेज है ना, विद ईच डिवीजन द डॉटर सेल्स जो उनका साइज है इज हाफ ऑफ द सेल ऑफ द पेरेंट सेल, एग्जैक्ट हाफ हो जाता है उससे। फिर फर्दर जो उनकी डिवीजन होगी, फर्दर वो जो उसके पेरेंट होंगे उनके सेल से हाफ हो जाएगा। अब ये देखो, ये डायग्राम देखो, मैं आपको दिखा रही थी ना, यहाँ तक मैं पहुंच गई हुई थी, पता नहीं क्या क्या बोल के। जाइगोट बना था, तो जाइगोट के बाहर आउटलाइन ये रेड कलर की बनी हुई थी जिसको हमने कहा था जोना पेलिसिडा। ठीक है, रेड कलर, तो हमने रेड खुद ही उसको डेजिग्नेट किया हुआ, अदरवाइज वो इतना रंग बिरंगा नहीं होता जाइगोट। ठीक है, ये तो हमने खुद ही उसको डिफरेंशिएट करने के लिए और मेमोराइज करने के लिए और उसको आपको बताने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग कर दिया। ये जो जोना पेलिसिडा की एक पूरी एक टाइट सा एक उसका सर्कल बना हुआ, उसके अंदर पहले वन सेल था, वो जाइगोट था, वो इमीडिएटली डिवाइड हुआ और टू सेल्स बन गए। ठीक, अब वन सेल का साइज जो था वो ये पूरा इसके जोना पेलिसिडा के अंदर जितना साइज था वो था। अब टू सेल्स देखो, एग्जैक्ट द हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पेरेंट सेल। फिर नेक्स्ट इसके इन दोनों की डिवीजन होगी, फोर सेल्स बनेंगे। अब देखो इनका मैम एग्जैक्ट इनसे साइटोप्लाज्म हाफ, ग्रो नहीं करता? वो बेटे यही तो क्लीवेज बता रही हूँ आपको कि क्लीवेज, ये जो क्लीवेज है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल्स जो है उनका साइज एग्जैक्ट द हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पेरेंट सेल होगा। अब ये फोर सेल है, फोर सेल से जब 8 सेल बनेंगे तो वो इनसे भी हाफ ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो बाहर है ना, ये बना हुआ ये पूरा सर्कल एक बैंड सा बना हुआ है, पूरा ये वॉल बना हुआ है, उसके अंदर ही उसने सेल्स ने उसके साइज के मुताबिक ही अंदर डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्लीवेज कहते हैं। Once the zygote has reached the two cell stage, ये वाली देखें, it undergoes a series of mitotic divisions, होती माइटोसिस। ठीक है, लेकिन आपने देखा इसका डिफरेंस ये है कि डॉटर सेल्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। It undergoes a series of mitotic divisions, increasing the number of cells. These cells, which become smaller with each cleavage division, they are known as blastomeres. अब ये जो cells है ना, इनको अब हम blastomeres कह रहे हैं, जो क्लीवेज के बाद सेल्स प्रोड्यूस हैं। ठीक है, 8 सेल स्टेज के बाद ये बॉल ऑफ सेल्स जो बना है उसको हम कहेंगे मोरूला। ये मोरूला जो है ना, ये आपको ये उसमें भी रखा जाता है आपकी एम्ब्रियोलॉजी की ऑस्पी में भी, ये एग्जैक्ट ऐसी ही शक्ल होती है उसकी बनी, तो वो रख देते हैं और कहते हैं कि लेबल द स्ट्रक्चर, बहुत इजी है। अंटिल द 8 सेल स्टेज, जब तक ये देखें ये 4 सेल स्टेज थी ना, ये 8 नहीं है, ये इससे बाद की है, इसके और इसके दरमियान में एक 8 सेल स्टेज आएगी। ठीक है, until the 8 cell stage they form a loosely arranged clump, वह क्लम्प सा बना होता है सेल्स का। ठीक, आफ्टर द थर्ड क्लीवेज हाउएवर, इसके बाद 8 सेल्स के बाद हाउएवर ब्लास्टोमियर्स मैक्सिमाइज देयर कांटेक्ट विद ईच अदर। अब ये जो सेल्स थे ना, या ये एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते जाते हैं, फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय टाइट जंक्शंस। ठीक है, अब ये एक तो ये टाइट जंक्शन से हेल्ड हो गए, टाइटली बाउंड हो गए एक दूसरे से, ये मोरूला बन गया। नेक्स्ट उसने कहा है कि ये जो प्रोसेस है, जो कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल्स बन रहे हैं आपस में कॉम्पैक्ट टाइटली बाउंड होते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। सेल्स पैक होते जा रहे हैं उसी बॉल के अंदर ही। अब कॉम्पैक्शन के वक्त क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान इट सेग्रीगेट्स द इनर सेल्स which communicate extensively by gap junctions from the outer cells. अब इसी compaction में ही inner cell mass एक बन जाएगा और outer cell mass बन जाएगा। inner cell mass तो आपस में tightly वैसे ही bound है, लेकिन जो outer cell mass है उसके साथ भी वो
कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय गैप जंक्शंस, ठीक है, उनका लिंक सबका ही आपस में है। या कॉम्पैक्शन से आगे हम जाते हैं। कॉम्पैक्शन से आगे क्या होगा, एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि इनर सेल मैस बनेगा और आउटर सेल मैस बनेगा। अभी ये इसने तो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी ही बना दी है। अब वॉल ऑफ सेल ही अंदर से वो ये एक डायग्राम इन्होंने मिस कर दी है, अंदर से जो है वो एक इनर सेल मैस बन जाएगा और एक ये ग्रीनिश सा आउटर सेल मैस बनेगा। जो इनर सेल मैस यहाँ पे हमने शो किया हुआ है ब्लू कलर का, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, या वो सेल्स हैं, बड़े सेल्स हैं जो एम्ब्रियो प्रॉपर को फॉर्म करेंगे, उसको वो इनर सेल मैस, ठीक है। इनर सेल मैस जो है उनको हम एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स भी कहेंगे, और वो फॉर्म करेंगे एम्ब्रियो प्रॉपर। फिर जो आउटर सेल मैस होगा, अभी आप जस्ट कंसीडर करो कि ये बॉल ऑफ सेल्स ही है, आउटर जो है वो ग्रीन कलर के होंगे और इनर ब्लू। वैसे ही हमने सेग्रीगेट करने के लिए, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग कलर बता देंगे। आउटर जो ग्रीन कलर के होंगे उनको हम आउटर सेल मैस कहेंगे या ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ट्रोफोब्लास्ट वो टिश्यू होता है जो इन फ्यूचर फॉर्म करेगा प्लेसेंटा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बना कॉम्पैक्शन के बाद या मोरूला बना, मोरूला के बाद इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस सेग्रीगेट होने शुरू हो गए। इनर सेल मैस को हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे और आउटर सेल मैस को हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। इनर सेल या एम्ब्रियोब्लास्ट विल फॉर्म द एम्ब्रियो प्रॉपर एंड आउटर सेल मैस और ट्रोफोब्लास्ट विल फॉर्म द प्लेसेंटा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट का मतलब भी वही होता है कि एक क्लोज सैक जिसमें फ्लूइड, ठीक है। ये इसने पहले ही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना दी थी, इससे पहले एक बॉल ऑफ सेल्स उसे बनाना चाहिए था इनर और आउटर सेल मैस को सेग्रीगेट करने के लिए। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन अबाउट द टाइम द मोरूला एंटर्स द यूट्राइन कैविटी। अब वो मोरूला बन चुका है, ये ट्यूब में ही बन गया क्योंकि साइज तो उसका सेम ही रहा है। वो बाहर जोना पेरियोस्टिडा थी और अंदर ही सेल डिवाइड हुए हैं, उसका सेल तो सेम ही है, इसलिए वो यूट्राइन ट्यूब या ओवेरियन ट्यूब या फिलोपियन ट्यूब में से गुजरता हुआ अब वो जो मोरूला है वो एंटर हो गया यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। जब वो यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा, द फ्लूइड बिगिंस टू पेनिट्रेट थ्रू द जोना पेरियोस्टिडा इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द इनर सेल्स। अब जोना पेरियोस्टिडा बाहर की तरफ था और उसमें से फ्लूइड पेनिट्रेट, बाकी चीजें नहीं आ रही लेकिन फ्लूइड पेनिट्रेट सीप कर रहा है अंदर की तरफ। अंदर आके इनर सेल मैस जो था उसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। अब ये मल्टीपल फ्लूइड कैविटीज छोटी छोटी बनेंगी, फिर वो आपस में मर्ज कर जाएंगी सारी कैविटीज, ये स्पेसेस, और मर्ज करके एक बड़ी स्पेस या कैविटी बना देंगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे, ठीक है, या ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहेंगे, ठीक है। एट दिस टाइम द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। के अंदर एक कैविटी बन गई है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है, एम्ब्रियो वो जो बन रहा था, ठीक, तो उसको हमने ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी या ब्लास्टोसिस्ट, पूरे के पूरे को हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट, इंक्लूडिंग दीज इनर सेल मैस, आउटर सेल मैस और ये कैविटी जो पूरी उसके अंदर इनक्लोज हो, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ड्रॉ एंड लेबल ब्लास्टोसिस्ट भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है ड्रॉ एंड लेबल ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज द स्टेज, ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज होती है जिसपे ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा इनटू द यूट्राइन म्यूकोसा, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो जो है ये इम्प्लांट होगा यूट्राइन कैविटी के यूट्राइन म्यूकोसा में, कैविटी की एंटीरियर या पोस्टीरियर बॉडी ऑफ यूट्रस। याद होगा हमने पढ़ा था कि उसकी फंडस है, लोअर नीचे सर्वाइकल पार्ट है और सेंटर में बॉडी। बॉडी ऑफ यूट्रस की एंटीरियर Yes. पोस्टीरियर पे इम्प्लांट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दिस इज Yes, ma'am. ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज है जिसपे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो रहा है जाके यूट्राइन कैविटी में, और ये इम्प्लांटेशन भी उसने दिखाई हुई है यहाँ पे। ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम या उसकी एपिथेलियम भी, इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जो आउटर ट्रोफोब्लास्टिक सेल थे वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस उसके इसके साथ बाइंड करेंगे जाके, और फिर वो इसके अंदर जाके वो इरोड करते हुए अंदर की तरफ चला जाएगा, ये पूरे का। Now the blastocyst formation ये हमने almost discuss कर लिया है। Cells of the inner cell mass now called the embryoblast are at one pole and those of the outer cell mass are trophoblasts flatten and form the epithelial wall of the blastocyst। आपने ये कलर से ही आपको अंदाजा हो गया, ये inner cell mass था, ये outer cell mass था। अब जो outer cell mass है वो पूरे के पूरे एक साइड पे भी पोल बना रहे हैं और फिर ये फ्लैटन होके इन्होंने पूरी एक कैविटी को सर्कल कर दी है, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ही हैं जो सर्कल कर रहे हैं और सेंटर में फ्लूइड फिल्ड कैविटी।
The zona pellucida has disappeared now. जब zona pellucida disappear हो जाएगा, even then ही ये जो embryo वो blastocyst है ये implant होगी uterine mucosa में. The zona pellucida has disappeared, allowing implantation to begin in the human trophoblastic cells over the embryoblast pole begin to penetrate between the epithelial cells of the uterine mucosa on about the sixth day. Sixth day यानी कि first week, ये हम अभी तक first week पढ़ रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट 6 डे पे ये क्या है, ये इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है आफ्टर ओव्यूलेशन. और ये देखो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इसकी एपिथेलियम है ये यूट्रस की, उसके दरमियान में ये अपना स्पेस बनाते हुए ये यू कैन से अंदर की तरफ ये पेनिट्रेट कर रहे हैं. मैम हो गया, ये 6 डे पे ये सारा कुछ हुआ. मैम जी मैम कोरोना रेडियाटा का क्या फेट होगा? ये ज़ोना पेल्लिसिडा तो अब जाकर डिसअपियर हो रहा है, तो कोरोना रेडियाटा कब डिसअपियर होता है? कोरोना रेडिएटा वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्पर्स हो जाते हैं ना. वो तो बेसिकली वो सेल्स थे जो उसको सराउंड कर रहे थे, और वो फर्टिलाइजेशन में जब वो स्पर्म आ रहा था वो उसको फैसिलिटेट कर रहे थे कि वो मूव करे टुवर्ड्स द oocyte. और वंस वो जो जब वो oocyte ज़ोना पेल्लिसिडा क्रॉस करता है तो वो जो कोरोना रेडिएटा जो है वो बाकी के जो हैं स्पर्म्स उनको आगे आने से रोकेंगे, और ज़ोना पेल्लिसिडा भी जो उसमें ऐसी चेंजेस आएंगी कि बाकी कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता, नेक्स्ट कोई दूसरा सेकंड स्पर्म एंटर नहीं हो सकता. By the end of the first week of development, अब जो end of the first week of development में क्या हुआ, the human zygote has passed through the morula and blastocyst stages. ठीक है, अब ये first week में क्या changes आएंगे? Fertilization हुई थी और zygote has passed through the morula and blastocyst stages and has begun implantation in the uterine mucosa. ये तीन चीजें जो हैं आपने देखी हैं by the end of the first week. ठीक है, ये फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है जब इम्प्लांटेशन हो जाती है. ठीक है, अब साथ साथ और भी चेंजेस आ रही हैं, वो भी हम पढ़ते हैं. जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनी है तो साथ ही एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और एक्सिस फॉर्मेशन भी एट द सेम टाइम स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वीक में, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनी थी, जब इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस बना था. एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, बाइलैमिनल जर्म डिस्क भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन अब ये शुरू हुई है. अब ये ब्लास्टोसिस्ट ही है, ठीक है ना, ये सिस्टिक कैविटी है, और ये अभी ये इनर सेल मैस है और ये आउटर सेल मैस. एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट की एक थिन लाइनिंग जो है वो इसको लाइन कर रही है ये सिस्टिक कैविटी. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर at the early blastocyst stage, cells in the embryoblast differentiate into epiblast and hypoblast. ठीक है, इम्प्लांटेशन के साथ साथ, इम्प्लांटेशन होने के साथ साथ जब जब ब्लास्टोसिस्ट बनी थी तो ये चेंजेस भी आ रही हैं एम्ब्रियोब्लास्ट में. क्या चेंजेस आ रही हैं? जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे एपीब्लास्टिक और हाइपोब्लास्टिक सेल्स में. एपी मीन ऊपर की तरफ और हाइपो मीन नीचे की तरफ. Initially these cells are scattered in the embryoblast. वो डिफरेंशिएट हो गए हैं कि अभी वो ये जो है ये आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज कर रहे हैं, और आप ये उसकी जेनेटिकली या आप जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं. आपको क्लियर करने के लिए हमने इनको डिफरेंट कलर दे दिए, येलो और ब्लू. embryoblast proper जो था. Initially, these cells are scattered in the embryoblast, but near the time of implantation, जब implantation करीब आई है तो क्या हुआ है? They segregate according to their specification to become a layer of epiblast cells dorsally and hypoblast cells ventrally, adjacent to the blastocyst cavity. ये blastocyst cavity है. अब ये embryoblast cells हैं, वो differentiate, उनको एलोकेट पहले ही कर दिया गया है कि तुम एपीब्लास्ट हो, तुम हाइपोब्लास्ट हो. अब ये सेग्रीगेट होने शुरू हो गए हैं. जो एपीब्लास्ट वाले सेल्स थे ब्लूइश वो ऊपर की तरफ रह गए, ऊपर की तरफ, और जो येलोइश हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स थे वो नीचे आ गए थे. ये सारे हाइपोब्लास्ट थे. अभी ये रेड भी हाइपोब्लास्ट ही था पहले. ठीक है, Initially, these cells are scattered in the embryoblast, but near the time of implantation, they segregate according to their specification to become a layer of epiblast cells dorsally, ये ऊपर की तरफ है, and hypoblast cells ventrally, ये नीचे की तरफ. ठीक है, adjacent to the blastocyst cavity. यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सारे हाइपोब्लास्ट हैं, ये सारे एपीब्लास्ट सेल्स हैं.
अब ये आगे करते हैं ना, ये रेड कलर के क्यों डिफरेंशिएट हैं और ग्रीन कलर के जो है वो सारे प्रोफोर्मेंस। माइक ऑफ करो, इतनी ज्यादा हवा आती है, शोर आता है हवा का। पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, पोलैरिटी क्या होता है? पोल बन गया ना, एम्ब्रियो का भी नॉर्थ पोल और ईस्ट पोल बन जाता है। ये बस अपनी बात हम करते हैं तो आपको याद रह जाती है कोई ना कोई बात। पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, इसका डॉर्सल, वेंट्रल या कॉर्डल और क्रेनियल पोल जो है ना, इससे इसका मीनिंग वो है। अच्छा, thus a dorsal ventral polarity is established in the embryo। तो डॉर्सल पीछे की तरफ, वेंट्रल सामने की तरफ, एक पोलैरिटी एस्टेब्लिश तो हुई है ना। डॉर्सल उन्होंने एपिब्लास्ट सेल्स को कहा है और हाइपोब्लास्ट सेल्स को उन्होंने वेंट्रल कह दिया था। And in addition, some of the hypoblast cells are specified to form the anterior visceral endoderm। ये हाइपोब्लास्ट के पहले सेल्स थे इनिशियली सारे। अब ये आपको दिखाने के लिए उसने इस साइड पे, आप कह सकते हो कि ये क्रेनियल एंड है, यहाँ पे उसने डिफरेंशिएट कर दिए हाइपोब्लास्टिक सेल्स इनटू द एंटीरियर विसरल एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, ये बेशक अभी आप ये इतना याद ना करो, लेकिन इतना ही रखो कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मैम ये डोर्सल और वेंट्रल का बता दें प्लीज। बेटा डॉर्सल ये उसने उसी ने बताया है ना, ये इसी आपको एम्ब्रियोलॉजी की बुक ही बता रही है कि जब ये एपिब्लास्ट यानी कि टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो जो सेल्स हैं उनको उसने एपिब्लास्ट कह दिया है, और जो टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड फ्यूचर वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो जो सेल्स हैं उनको हमने हाइपोब्लास्ट सेल्स कह दिया। 2 लेयर्स बन गई। ठीक है, इतना ही याद रखो। ठीक। और उसने ये जो उसने विसरल वाले वो क्रिएट किए हैं, ये बेसिकली इसका क्रेनियल एंड शो करने के लिए। ये क्रेनियल एंड है एम्ब्रियो का और ये कॉर्डल एंड। यानी कि उसके कहने का मतलब ये कि पोल्स ऑफ द एम्ब्रियो जो हैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन जब वो डिटरमिन हो चुके हैं कि उसकी डॉर्सल साइड कौन सी है, उसकी वेंट्रल साइड कौन सी है, उसकी क्रेनियल साइड कौन सी है और उसकी कॉर्डल साइड कौन सी है। क्रेनियल सर की तरफ, कॉर्डल दुम की तरफ। अच्छा, एंटीरियर विसरल एंडोडर्म वही जो आगे की तरफ आ रहे थे, डिफरेंट कलर के पिंक कलर के सेल जो हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। Anterior visceral endoderm cells are classified as endoderm as in the entire hypoblast। अभी ये फर्दर जब आप पढ़ोगे ना ट्राइजेमिनल जर्म डिस्क, फिर उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी जस्ट वैसे ही आपके थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने आपको बता दिया। And these cells are responsible for secreting nodal antagonists including cerebrus and lefty 1 or L that act on adjacent epiblast cells to specify the cranial end of the embryo। ये different जो है ना substances release होते हैं, वो फिर further dictate करते हैं आगे से cells को कि वो उन्होंने ये cranial side के structures बनाने हैं, इन्होंने caudal side के structures बनाने हैं। ठीक है, ये इसके poles basically जो है ना वो specify हो रहे हैं। In the absence of these inhibitors, nodal establishes the primitive streak। ये भी nodal जो है ये factor ही है, factor protein factors ही हैं। It establishes the primitive streak at the caudal end of the embryo। In this manner, the cranial caudal embryo axis is established near the time of implantation। अब ये सारी दरमियान में जो गप है ना, ये बेशक इस वक्त आप इसको याद ना करो या जहन पे जोर ना दो। फिलहाल आप ये याद रखो कि at the 6th day, on the 6th day पे at the time of implantation जो है वो जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल्स जो थे उनमें 2 लेयर्स डिफरेंशिएट हो चुकी थी, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। डॉर्सल और उसकी वेंट्रल साइड एम्ब्रियो की जो है वो डिफरेंशिएट हो चुकी है, और फिर आगे से उसका क्रेनियल और कॉर्डल एंड भी जो है वो पोल जो है एम्ब्रियो का वो भी स्पेसिफाई हो चुके हैं। आप ये दरमियान में जो गप है ना, ये भी फिलहाल आप इस पे जोर ना दो। ये नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो डिटेल से खुद ही क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स? ये जो रीसेंट स्टडीज हो रही हैं, ये सारा कुछ ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि अगर कोई पूछे तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो। जैसे आजकल के बच्चे आप लोग इतने शार्प हो कि आपको ऑलरेडी इन चीजों का पता हो जाए। What are the embryonic stem cells? Embryonic stem cells are derived from the inner cell mass of the embryo। अभी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का भी जिक्र हो के जी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज, अब वो टेक्निक आ गई है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज हो रहे हैं किसी जो इनबॉर्न डिजीजेज हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, या जो जेनेटिक जो कोई डिफेक्ट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो व्हाट आर द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स? वो कहते हैं कि ये इनर सेल मैस जो एम्ब्रियो के ना वहां से हम डिराइव करते हैं।
because these cells are pluripotent and can form virtually any cell or tissue type. Pluripotent cells आपको पता है ना, वो किसी भी टाइप का सेल या टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं. तो जो इनर सेल मैस या एम्ब्रियोब्लास्ट है, वहां से वो जो लेंगे सेल्स, उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहेंगे. They have the potential for curing a variety of diseases like diabetes, जिनमें जेनेटिकली ये होती हैं, जीन्स में ही होता है कि उनको डायबिटीज हो जाएगी, या अल्जाइमर्स डिजीज, या पार्किंसनिज्म, एनीमियाज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. वो फिर फर्दर उसका आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वंस फॉर्म, वो रीजनरेट नहीं करते, डैमेज हो जाए तो वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं. तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने अब जो टेक्निक शुरू की है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम ले सकते हैं और वो हम वहां पे इम्प्लांट कर देंगे, तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे. वो जब उनको सिग्नल्स मिलेंगे कि इन्होंने न्यूरोनल टिश्यू फॉर्म करना है, जब उनको सिग्नल्स मिलेंगे कि उन्होंने ये वाले सेल्स फॉर्म करने हैं, तो वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जैसे कि बताया प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, वो कोई भी सेल फॉर्म कर सकते हैं. यूजिंग एनिमल मॉडल रिसर्च विद स्टेम सेल्स हैज बीन एनकरेजिंग. एनिमल्स को भी उन्होंने, ये माइस और रैट वगैरह को ही उनके स्टेम सेल्स लेके एम्ब्रियो के तो वो किया, वरना अदरवाइज ह्यूमन बींग्स का तो एम्ब्रियो हम सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते. वो तो वैसे ही इल ह्यूमन और अनएथिकल किस्म की चीजें हैं. नाउ व्हाट इज इनफर्टिलिटी? ये शुरू में थोड़ा बहुत हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था जब हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जब हमने फॉर्मेशन, ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा. तो थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये इनफर्टिलिटी क्या होता है. इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ सेक्सुअली एक्टिव non-contracepting couple to achieve pregnancy in 1 year. एक मैरिड कपल जो है 1 साल तक अगर उनकी आगे से वो कंसीव ना करें, 1 साल तक, कुछ स्टडीज 2 साल भी कहती हैं, लेकिन 1 साल तक अगर वो कंसीव ना करें विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उसको हम कहेंगे इनफर्टिलिटी. इट मीन्स कि कोई कॉज है आइदर मेल में या फीमेल में जिसकी वजह से वो जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही. तो मेल में क्या कॉज हो सकती है? इनफर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम फॉर 14 to 15% ऑफ द कपल्स. मेल इनफर्टिलिटी मे बी अ रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ स्पर्म और द पुअर मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स. ये हमने स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत एनामलीज हमने पढ़ी थी कि मॉर्फोलॉजिकली वो एबनॉर्मल हो सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था एबनॉर्मली लार्ज साइज वो जो स्पर्म का हेड है, टेल स्मॉल है, या डबल हेड है, या इस तरह से हमने एनामलीज थोड़ी बहुत स्पर्म्स की पढ़ी थी. उनकी मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो, उनकी मोटिलिटी प्रॉपर ना हो, या उनका नंबर कम हो. तो these are the causes of male infertility. Normally the ejaculate has a volume of 2 to 6 ml with as many as 100 million sperms per milliliter. ठीक है, ये नॉर्मली बता रहे हैं. Men with 20 million sperms per milliliter. ये 100 million नॉर्मल है, लेकिन 20 million sperms per milliliter और 50 million sperms per total ejaculate. They are usually fertile. ठीक है. अब लेस देन इससे लेस देन 20 million sperms per milliliter अगर होंगे तो वो ओलिगोस्पर्मिया उसको कहेंगे. एजोस्पर्मिया टोटली एब्सेंट के स्पर्म्स हैं ही नहीं. तो ये इनफर्टिलिटी की मेल में कॉजेज होंगे. ठीक है. अब फीमेल में क्या कॉजेज हो सकती है? इनफर्टिलिटी इन अ वुमन मे बी ड्यू टू अ नंबर ऑफ कॉजेज इंक्लूडिंग अक्लूडेड यूट्राइन ट्यूब्स. मोस्ट कॉमन कॉज है कि जो ओवेरियन ट्यूब्स या फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो उनका ल्यूमन ही क्लोज्ड है, स्टीनोज्ड है, वो बंद हो गई. रेयरली ऐसा होता है कि कंजेनिटली वो क्लोज्ड हो, रेयर, मैंने आपको साथ कह दिया. लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज बाय द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होंगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हुई यूट्राइन ट्यूब्स में या फ्लोपियन ट्यूब्स में और वो क्लोज हो गई, उनका ल्यूमन क्लोज हो गया. और इसमें इन डिजीजेस में मोस्ट कॉमन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है. हमारे जो वेल डेवलप्ड सिटीज हैं, जो एडवांस्ड सिटीज हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और भी बड़े बड़े मुल्तान, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, इनमें तो ये चीजें आपको नहीं नजर आती. लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया है, छोटे शहर भी नहीं, बैकवर्ड एरियाज, गांव और बिल्कुल ही बैकवर्ड जो एरियाज, वहां पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत कम है. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस. वंस पल्मोनरी लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस हो, अगर वो ट्रीट ना की जाए तो वो ट्यूबरक्लोसिस वो इतनी बुरी ये बीमारी है कि ये बोन्स में, मसल्स में, जेनिटल ट्रैक्ट में, ब्रेन में कहीं भी चली जाती है. जेनिटल ट्रैक्ट की ट्यूबरक्लोसिस काफी कॉमन है, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी होती है. नेक्स्ट कॉज उसने बताया कि होस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस है, कि वो होस्टाइल है, वो
वो सर्वाइकल म्यूकस होस्टाइल, आपको पता ही कि क्या होता है, आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो तो क्या होता है, मेहमान नवाज, कि वही उसका जो म्यूकस है वही पे वो रिजाइड कर रहे हैं। इम्यूनिटी टू स्पर्मेटोजोआ एज अ फॉरेन बॉडी जो है फीमेल बॉडी रिएक्ट करे कि ये जो फॉरेन बॉडी आ गई है और उसको उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन शुरू होता है, या एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, सीधा सी ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही, ये तो कोई ग्रॉस हार्मोनल डिफेक्ट होता है या कोई वैसे साइकोलॉजिकल जैसा की प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन एंड अदर्स, इसलिए अदर्स भी देयर सो मेनी कॉजेस, ये फीमेल की कॉजेस और ट्रीटेबल है, मोस्टली ट्रीटेबल। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्ट करेंगे हम रिप्रोडक्शन को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। अब इसमें बहुत सारी है, पता नहीं वो आपको अभी पढ़ानी थी कि वो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, बहरहाल हम इसको अभी मैंने थोड़ा सा टच कर दी है, नेक्स्ट हम पूरा डिटेल से भी कर सकते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसमें हम इन विट्रो वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, वो कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन और जो फेमस है वो आईवीएफ, उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ओवा एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर आउटसाइड द बॉडी, जो है मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो उनको उनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज्ड बाय लैबोरेटरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इनफर्टिलिटी, ये सबसे कॉमन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो यूज किया जाता है उसका मैंने आपको आईवीएफ बता दिया, डिटेल इसकी फिर किसी टाइम पे हम करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, तो मैंने आप हर चीज को एक किस्म का आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया कि अगर कोई आपसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पूछे तो आप वो भी बता सकते हो कि वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन चीजें अनएथिकल है कि किसी एम्ब्रियो को इस तरह से सेक्रीफाइस किया जाए। तो एनिमल्स में ये काम किया जाता है। इनफर्टिलिटी क्या होती है और उसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं मेल में और फीमेल में, और इसकी ट्रीटमेंट क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने इन चीजों को थोड़ा बहुत टच कर लिया है कि आपको कोई पूछे तो आप उसमें बिल्कुल ही ब्लैंक ना हो, ठीक हो गया। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो पढ़ा है ये सारा उसमें इंक्लूडेड है फर्स्ट वीक तक। वैसे मैंने आपको वो वहाँ फर्टिलाइजेशन तक की है, अगर किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, वैसे फर्टिलाइजेशन तक ही मैंने उनको सिलेबस दिया है। और एनी क्वेश्चन? मैम फर्टिलाइजेशन इंक्लूडेड नहीं है इस ऊपर? बेटे हम जो प्रोफेसरियल स्टाफ होता है ना, इंक्लूडिंग प्रोफेसर मैम तहरीन, उसके बाद मैं, फिर मेरे बाद आती हैं डॉक्टर समर, फिर डॉक्टर समर के बाद आती हैं डॉक्टर यास्मीन, फिर आते हैं डॉक्टर फरजाद, फिर आती हैं डॉक्टर लुबना। ये तो 6 हम प्रोफेसरियल स्टाफ हैं। सीनियरिटी वाइज मैंने आपको सीक्वेंस से इनके 6 लोगों के नंबर बता दिए। उसके बाद जो है फिर डॉक्टर अस्मा है, डॉक्टर सादिया, दोनों वाली डॉक्टर सादिया हैं, एक डॉक्टर सादिया, और दोनों के अलग अलग नाम मिल जाते, दोनों वाली डॉक्टर सादिया, और एक और है डॉक्टर हाफसा हुशा, ठीक है। ये सारे लोग जो है ये आपका वाइवा लेंगे, और उसी तरह सब स्टेज की तरह रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स को। मैम फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्या कहना है? वन बाय वन पूछना क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एम्ब्रियो में से। बेटे ये मैं आपको साथ से बताती तो गई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जी। मैम सिलेबस फर्टिलाइजेशन से ऊपर तक है, फर्टिलाइजेशन तो इंक्लूडेड नहीं है। क्या चीज बेटे? फर्टिलाइजेशन से ऊपर तक है ना, ये जो करना है याद करने वाला। फर्टिलाइजेशन इंक्लूडेड है ना, फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं वही पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलिसिडा, वो आगे से स्पर्म में जो चेंजेस आनी है, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, वो सारी वो इंक्लूडेड है ना इसमें। फर्टिलाइजेशन तक तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और मैम उसके बाद बोलो, क्लीवेज तो इंक्लूड नहीं है ना? क्लीवेज का आपको पता तो चल गया ना मैम, इन्हें पहला जब करना है। एक आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए बस, आपसे कोई आगे से उसके इवेंट्स और सीक्वेंस नहीं पूछेगा। इतना तो पता है ना, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन या माइटोसिस है जिसमें जो डॉटर सेल्स हैं उनका साइज पेरेंट सेल से छोटा होता जाता है, ठीक है ना। और मैम सर नजीर भी बाय बाय देंगे? नहीं, डॉक्टर नजीर नहीं लेंगे, मैंने आपको 10 टीचर गनवा दिए। मैम
बोलो। मैम ड्यू टू क्लीवेज जो जोना पैलिसिडा का जो डायमीटर होता है वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि वो जो ट्राइंग म्यूकोसा में इंसर्ट नहीं हो जाता। उसका डायमीटर बेटे जब तक जोना पैलिसिडा होता है ना तो उसका डायमीटर, उसका साइज जो एम्ब्रियो है ना वो सेम रहता है। जब उसमें इम्प्लांट होना होता है यूट्राइन म्यूकोसा में तो जोना पैलिसिडा जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, फिर उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो में, और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बनती है और वो इम्प्लांट करती है। ठीक है, मैम फिर भी आगे क्लीवेज ही होगा कि माइटोसिस होगी? जी मैम जब वो इंसर्ट हो जाएगा फिर भी क्लीवेज होगा कि फिर माइटोसिस होगी? इंसर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा तो क्या होगा? मैम फिर भी क्लीवेज ही होगा कि जो सेल बनेंगे हाँ, उनका साइज कम होगा कि आगे फिर नहीं। माइटोसिस होगा? क्लीवेज आपको बताया तो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइटोसिस है। माइटोसिस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइटोसिस है जिसमें सेल डिक्रीज होता जाता है। वंस उसका जोना पैलिसिडा जब डिसअपीयर हो जाएगा फिर उसकी नॉर्मल ही शुरू हो जानी है सारी माइटोसिस वगैरह। फिर नॉर्मल उसी तरह से जैसे नॉर्मल बॉडी में होती है फिर उसी तरह ही शुरू हो जाएगी। तभी तो उसका साइज बढ़ेगा एम्ब्रियो का, तभी तो वो पूरा फीटस बनेगा। सेल नंबर भी नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर उनका साइज फिक्स ही रहेगा, फिर वो फर्दर डिवीजन के साथ छोटे नहीं होंगे सर। अभी हमारी स्टेज हो गया, ग्लोबल लिंक की सब स्टेज भी आ गई, अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो डिप्रेशन बहुत इजी है ना, बता तो रही हूँ। आप इसकी ज्यादातर इसकी डेफिनेशन ही करो, ये जो एम्ब्रियो है। और जो मैम आपने वो उसमें क्या पढ़ा है, हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ा है? कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। Epithelial and connective tissue. एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू है मैम। एपिथेलियम में तो सिंपल आपने ये देखना है ना कि एपिथेलियम जो है उसकी क्लासिफिकेशन और हर एपिथेलियम की एग्जांपल कि सिंपल क्यूबाइडल है उसकी साइड, सिंपल क्लमनर है वो उसकी साइड के कहाँ पे है, सिंपल ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड क्लमनर एपिथेलियम कहाँ पे है, विद एग्जांपल क्लासिफिकेशन। एपिथेलियम तो कोई मुश्किल है ही नहीं है। और फिर आपने सरफेस सेल मॉडिफिकेशंस भी पढ़नी है, ये विलाई, माइक्रोविलाई, सीलिया, ठीक है, ये भी पढ़ने हैं आप। ये कहाँ होती है, सीलिया कहाँ होती है, माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, स्टीरोसीलिया क्या होते हैं, सरफेस सेल मॉडिफिकेशंस आपने पढ़नी है। फिर सेल जंक्शंस कितनी टाइप्स के हैं, टाइट जंक्शंस कहाँ होते हैं, एग्जांपल्स के साथ पढ़ते जाओ। क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, ठीक है। और मैम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में आप देखोगे कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स कौन कौन से हैं और उसके सेल्स कौन से हैं, रेजिडेंट सेल्स कौन से हैं और माइग्रेंट सेल्स कौन से हैं। रेजिडेंट सेल्स के नाम और जो माइग्रेट होके आ रहे हैं मोस्टली वो ब्लड से आ रहे हैं तो वो कौन से हैं। और आगे से कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन हर चीज की, एपिथेलियम है या कनेक्टिव टिश्यू, ऐसी क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल कि कौन सी आपने अगर क्लासिफिकेशन की है तो वो कहाँ पे वो स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वो एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगी या वो टिश्यू आपको कहाँ पे मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सही है मैम। और मैम सब मैम बात करना है। नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रही हूँ जो सब स्टेज अभी पहली आएगी लोअर लिम्ब की वो कब है? वो भी शेयर कर देंगे आपको, और आप अभी फिलहाल टेस्ट की तैयारी करो, वो भी शेयर हो जाएगी, वो भी तैयार हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। टेस्ट तो बहुत इजी है। मैम बोलो। मैम टेस्ट में हमसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और ट्रिसोमी के बारे में सुना जाएगा? हाँ बस उसकी एग्जांपल कर लो ना, न्यूमेरिकल एनोमलीज कौन सी हैं दो एग्जांपल कर लो, और क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर दो उनके एग्जांपल्स कर लो। जो आपकी बुक में पहले 2 नंबर पे दी होती है वही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज मैम।